हम लोगों को ना इस 12th वाले में वैसे जैसे 11th में 2 बुक्स थी ना, वैसे यहाँ पे भी 2 बुक्स हैं। इतना तो पता होगा, तुम लोग पता तो कर ही लिए होगे, ठीक ना। रटो भाई। चलिए इधर देखिए। तो सबसे पहले ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो इसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, ठीक ना। कौन कौन से? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक ना। ये हम लोग का पहला, मतलब अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे है, और अगर यूनिट वाइज चले तो हम लोग का यूनिट नंबर 1 ही है, ठीक ना। उसके बाद है हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे उसके बाद? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। अगले नंबर पे हम लोग का जो आता है वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म। इसी में पैराफेरोडाया पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। जब मैग्नेटिज्म कवर हो जाएगा तो उसके बाद, ये पहली बुक का सारी चीज है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे ईएमआई, एसी, और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये पहली बुक में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, पहला वाला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। अगर आपको ये अच्छे से तैयार हो गया ना तो आगे बहुत चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक। फॉर्मूला बहुत ज्यादा है आपको, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। भंडार में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक ना। तो चल, ये पहली बुक हो गई, हेडिंग जमा ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अब इधर देखिएगा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इधर देखना, बोलने को तो हम लोग बोलते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक से मिलकर के बना हुआ है। इलेक्ट्रो किधर की तरफ लीड करेगा हम लोगों को? चार्ज की तरफ लीड करेगा। और स्टैटिक किधर की तरफ लीड करेगा? रेस्ट बोल लो और क्या बोल लो, स्टेशनरी की तरफ। किधर की तरफ? स्टेशनरी, ठीक ना। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को? क्या बोलेंगे हम लोग? बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इट इज द स्टडी ऑफ, it is the study of behavior of charge at रेस्ट, ठीक ना। जैसे चार्ज का, अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये जो आप शब्द यूज कर रहे हैं ना बिहेवियर, इससे क्या मतलब है? बिहेवियर से क्या लेना देना है? हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो अपना कुछ कुछ प्रभाव डालेगा ना भाई, कुछ अपना प्रॉपर्टी शो करेगा ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बिहेवियर के रूप में बोलेंगे। किसके रूप में बोलेंगे? अब वो बिहेवियर कौन कौन से है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग जो बिहेवियर्स हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और फिर फ्लक्स। किसके नाम से पढ़ेंगे? फ्लक्स। तो यही 4 चीजें बेसिक बेसिक हमको इस पूरे चैप्टर में ना, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये कैपेसिटेंस को अगर हटा दीजिए जो मैंने मिटा दिया, यही 4 चीजें बेसिक बेसिक पढ़नी है। इन्हीं 4 बिहेवियर्स को पढ़ना है, ठीक ना। ये बिहेवियर के रूप में देख सकते हैं आप लोग, चार्ज के कितने ये बेसिक 4 बिहेवियर है जिनके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। तो फिर प्रश्न आता है कि सर रेस्ट में स्पेशल शब्द क्यों यूज किया जा रहा है? तो रेस्ट में इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि जब चार्ज मोशन में आता है, किसमें आता है? मोशन में। अब मोशन भी 2 प्रकार के होते हैं ना, यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। तो जब तक रेस्ट में है, ठीक ना, तब तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। और जैसे ही मोशन में आएगा तो याद करिए तुम जब क्लास 10th में थे तो तुम लोग एक शब्द एक करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते थे। क्या बोलते थे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? करंट। अरे इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे बेसिक बेसिक तरीके से डिफाइन करते थे। अब यहाँ पे आओगे तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक ना।
उसको उस डेफिनेशन को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई भी करेंगे, उसमें कुछ पोटेंशियल की भी चर्चा करेंगे, ठीक ना, कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ढेर सारी चर्चाएं हैं। तब तक 10वीं के डेफिनेशन से अगर काम चलाएं तो वहां पे क्या हमारा चार्ज मोशन में था, ठीक ना, कौन से वाले मोशन में था, यूनिफॉर्म था कि एक्सेलरेटेड था, यूनिफॉर्म था, क्या था, यूनिफॉर्म। तो हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक चार्ज रेस्ट में है तब तक तो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक ना। जैसे ही मोशन में आएगा, किसमें आएगा, मोशन में, और यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है, ठीक ना, तो वो अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, ठीक ना। और जब वही चार्ज एक्सेलरेट करने लगे, ठीक ना, मतलब समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होने लगे, वेरी करने लगे, बढ़ने लगे, ठीक ना, तब हम लोग बोलेंगे ना कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों समय के साथ साथ वेरी करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्कस करेंगे उसको, किसको कहां डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्कस करेंगे। अगर चार्ज अगर एक्सेलरेट होने लगा तो क्या होगा, ठीक ना। तो जब तक रेस्ट में है तब तक क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक का मतलब क्लियर हुआ, स्टैटिक कहां से लिया गया, रेस्ट बोल लो या स्टेशनरी बोल लो। तो हम लोग एक जगह एक बिना मोशन वाले चार्ज की स्टडी करनी है, ठीक ना। और जनरली अगर मैं बोल रहा हूं ना चार्ज, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम लोग किसकी पढ़ाई करेंगे, चार्ज की पढ़ाई करेंगे। कहां पे करेंगे, रेस्ट में। कहां पे करेंगे, रेस्ट में। क्या यहां तक का फंडा क्लियर है, पक्का ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्यों बोल रहे, क्लियर हुआ। उसमें क्या क्या पढ़ना है ये क्लियर हुआ, बिहेवियर का मतलब क्लियर हुआ। रेस्ट में है तो कुछ और दिखाएगा, मोशन में है तो मोशन में भी अगर यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। जैसे एक रुका हुआ चार्ज ना अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ठीक, लेकिन यही जब चलने लगेगा ना यूनिफॉर्म मोशन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा। इसीलिए क्लास 10 में तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया गया होगा, याद आ रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सोलेनॉइड, ये सब वहीं पढ़ा दिया गया था तुम लोगों को। तो हमारा जो मेन चर्चा है वो फिलहाल अच्छा खासा चर्चा किस पे करेंगे, चार्ज एट रेस्ट पे। किस पे करेंगे, चार्ज एट रेस्ट पे। बिहेवियर में ये 4 बिहेवियर पढ़ने हैं। अब उसके बाद प्रश्न ये बनता है ना कि सर चार्ज होता क्या है, मतलब बोल तो रहे हैं कि किसकी स्टडी है भाई, चार्ज के बिहेवियर की स्टडी है, तो चार्ज क्या होता है बताइए, पढ़ा होगा, किताबी डेफिनेशन तो याद ही कर ली होगी अभी तक, कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी गेट टू नो वेदर द बॉडी विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और नॉट। या फिर अगर किसी फील्ड में उसको लेकर के जाऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। अरे यही ना पढ़ा है। अब जैसे शब्द यूज करते हो, क्या है ये, प्रॉपर्टी है, क्या है ये, एक प्रॉपर्टी है। बुक में लिखा रहता है ना कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ना फंडामेंटल, इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल, ठीक ना, जो बॉडी में पहले से प्रेजेंट हो, ठीक ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक सभी के पास होती है, ठीक ना। तो जैसे तुम लोग के अंदर चार्ज होगा ना, अरे भाई एटम से मिलकर के बने हो ना तुम लोग, और एटम क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, अरे बोलो। तो चार्ज हमारे पास सबके पास होता है, लेकिन हम लोग ना एक चर्चा करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग चार्ज को बांटते हैं कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, बॉडीज मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है कहने का क्या मतलब है, बोलिए। जैसे बोल दिया ना कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, तो उससे क्या दिमाग में आ रहा है, जैसे तुम लोग को जैसे मेटल, जैसे मान लिया मैंने बोला ना एक मेटेलिक बॉडी है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेक करोगे, सोनोरिटी की चर्चा करोगे, मेलिएबिलिटी की चर्चा करोगे, डक्टाइल है कि नहीं है, कंडक्शन उसका कैसा, मतलब कंडक्टिविटी कैसे, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, इन सबकी चर्चा करते हो ना। जब भी किसी की चर्चा करो, मैं बोल दूं कि मेटल है तो मेटल में क्या बोलोगे, क्या उसकी सोनोरिटी अच्छी होती है, क्या अगर मैं उसको पीटू तो क्या अच्छा आवाज आता है। तो मैं बोलूं कि सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी। तो सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी से तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि भाई साउंड का प्रोडक्शन की चर्चा करनी है, किसकी चर्चा करनी है, साउंड के प्रोडक्शन की चर्चा करनी है। ये ऑन है ना जी, हाँ चलिए। तो अगर साउंड के प्रोडक्शन की चर्चा करनी है, वैसे ही मैंने बोला कि कंडक्टिव, अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अच्छा हो सकता है हीट का कंडक्टर क्या हो, अच्छा हो, अगर मैं एक सिरा गर्म करूं तो दूसरा सिरा भी बहुत तेजी से गर्म हो जाए। अरे बोलते हो ना ऐसा, मैं बोलता हूं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी। अरे पैसा नहीं पड़ा है, सिल्वर ही ना होता है सबसे अच्छा वाला। तो सिल्वर का जैसे तुमने नाम लिया, कंडक्टिविटी का नाम लिया, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा ये बहुत अच्छे तरीके से करंट का फ्लो कराएगा, तो वो प्रॉपर्टी का मैंने नाम लिया, तो क्या तुम उस प्रॉपर्टी से क्या क्या चेक करना है, क्या ये तुम्हारे दिमाग में आ जा रहा। सोनोरिटी बोले तो क्या चेक कर लिए, साउंड, ठीक ना। मैलिएबल बोला तो क्या चेक कर लिए, पीट पीट के या फिर तोड़ मोड़ के कैसा कैसा उसको बना सकते हैं, ठीक ना। ब्रिटल बोल दिया तो क्या चेक किए, यार वो कितना आसानी से टुकड़े टुकड़े में बटेगा, ठीक ना।
तो वैसे ही अगर मैं चार्ज बोल दूं, क्या बोल दूं, चार्ज बोल दूं, तो चार्ज बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में घंटी ये बजनी चाहिए ना, अच्छा चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, यानी वो बॉडी जब किसी फील्ड में जाएगा, कहां जाएगा, किसी फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो वो इंटरैक्शन शो करेगा, क्या शो करेगा, या फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे इसको एक देसी तरीके से समझिए, मान लेना जैसे अभी मैंने बोला ना कि सारे चार्ज का अपना खुद का क्या होता है, एक फील्ड होता है, क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो फील्ड को तुम लोग ना अगरबत्ती समझ लो, क्या समझ लो, अगरबत्ती, ठीक ना, और नाक को ना तुम लोग चार्ज समझ लो, क्या समझ लो, चार्ज। अब इस दुनिया में ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मान लो उस अगरबत्ती की खुशबू अच्छी लगती है, कुछ लोग ऐसे उस अगरबत्ती की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नाक ही नहीं है, ठीक ना। अब एक बात बता, अब इस रूम में मैंने अगरबत्ती जला दी, ठीक, और मैंने 3 लोगों को सेलेक्ट किया, ए बी और सी को, किसको किसको सेलेक्ट किया, ए बी और सी को, ठीक ना। मैंने ए को रूम में भेजा, ठीक ना, तो याद रखना नाक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, और अगरबत्ती का जो धुआं है, जो ये रूम है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड को। मैंने ए बी सी तीनों को भेजा, ठीक ना, ए आया, बोला यार बहुत अच्छा सुगंध था, तो मैं उसको बोलूंगा कि उसके पास नाक वाली प्रॉपर्टी है, उसके पास नाक वाली प्रॉपर्टी। क्या वो यहाँ पे आया है तो इस फील्ड में आने के बाद क्या वो प्रभावित हुआ है, अरे बोलो, ठीक ना। बी वाला बॉडी आया, उसको कुछ पता ही नहीं चला, ठीक ना, वो आया घूम घाम करके चला गया, पूछे कि कुछ कैसा स्मेल था, तो बोला कोई स्मेल ही नहीं था, यानी उसके पास नाक वाली प्रॉपर्टी, वो स्मेल नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा। और तीसरा वाला आया, मान लो उसको अगरबत्ती की स्मेल नहीं पसंद आई, ठीक ना, अरे बोला रे यार बेकार था, ठीक ना, तो उसको क्या बोलोगे तुम लोग, उसके पास नाक वाली प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ए की प्रॉपर्टी से, मतलब ए की तुलना में ठीक उल्टा है, ठीक ना। तो इसी प्रकार ना चार्जेस को हम लोग 2 रूप में बांटे हैं, कितने रूप में बांटे हैं, अब जैसे समझना, क्या जिसके पास चार्ज वाली प्रॉपर्टी होगी, यानी जिसके पास नाक होगा, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अरे बोलो। अब जिसके पास नाक ही नहीं है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या, वो यहाँ पे आकर के कोई प्रभावित होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम लोग चार्ज को ऐसे रिलेट करते हैं कि चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी या मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी या वो मैटर क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि वो प्रभावित होता है, क्या होता है, प्रभावित होता है। कब प्रभावित होता है, जब उसको हम लोग कहां ले जाएं, किसी दूसरे फील्ड में ले जाएं, कहां ले जाएं, किसी दूसरे फील्ड में ले जाए, क्या बातें क्लियर हो रहा है। या जब वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और क्या बातें क्लियर हो रही है, कुछ कुछ पक्का। तो चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैसी है, तो क्या बोलेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन ब्रॉट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल सकते हैं ना ऐसा, पक्का ना। तो चार्ज का फंडा क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ू। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे अगर मैं बांटना चाहूं तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल चार्ज नहीं है, ठीक ना, बॉडी होती है न्यूट्रल, जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, या फिर न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल चार्ज जैसा कोई चीज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज जैसा कोई चीज नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि सर कैसे पता करें कि कोई पॉजिटिवली चार्ज है कि कोई नेगेटिवली चार्ज है, तो हमको इतना तो पहले से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अब तो 11वीं से 12वीं में आ गए तुम लोग को इतना तो नॉलेज है कि पढ़ाया जाता है कि मान लो ये कोई, अगर मैं एटम की चर्चा करूं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अरे क्या यही होता है, चलो। और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सेम अमाउंट से, ठीक ना, बस नेचर क्या होता है, अपोजिट, ठीक ना। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, अभी थोड़ी देर में समझा देता हूँ कूलम क्या है। तो इतना तो मेरे को पता है, और मुझे ये भी पता है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो क्या शुरुआत में क्या सारी की सारी बॉडीज कैसी है, क्या न्यूट्रल है, अरे भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। तो अगर किसी बॉडी को चार्ज करना हो, क्या करना हो, चार्ज करना हो, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन दे दें उसको, हाँ उसको मान ले मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव देंगे, पक्का। आइए ध्यान, जैसे मान ले इधर देख, इधर देख, जैसे ये क्यों बता रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक बॉडी बनाई ए
और एक मैंने बॉडी बनाई बी, और बी को मैंने दिया नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है? क्या ये नेगेटिवली चार्ज है? पक्का ना? क्या यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना? नहीं, एकदम नहीं, ठीक ना? ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये भी ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, चार्जिंग बस और बस किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण नहीं होता है। ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव 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 जानते हो क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और यहाँ पे नेगेटिव 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 क्या दर्शा रहा है? कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है? अधिकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस में है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक ना? क्या बोलेंगे, एक्सेस का उल्टा क्या हो जाएगा जी? डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिफिशियंसी है, ठीक ना? अब ध्यान से देखना, तो कैसे बनाए किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज और कैसे किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाए, ठीक ना? तो एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, और इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है? एक बात बताओ, तुम कभी प्रोटॉन को छेड़ सकते हो? नहीं ना? क्या तुमको वहां तक पहुंचने के लिए क्या बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी? ठीक, और अगर तुम वहां पे पहुंच गए ना तो देयर इज अ चांस कि तुम डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक ना? अपने एटम को डिस्ट्रॉय कर दो या फिर दूसरे ही फिनोमिना, पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमारे पास का अभी तो नहीं है, ठीक ना? हायर लेवल पे फिजिक्स में पढ़ोगे तो पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अभी तुम लोगों के लिए मानो कि यहाँ पे पहुंचना बहुत ही कठिन काम है। तो मैं किसको छेड़ सकता हूँ? मैं इलेक्ट्रॉन को इजिली छेड़ सकता हूँ। कैसे? या तो मैं बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दूं, ठीक ना? या तो मैं बॉडी को से इलेक्ट्रॉन क्या कर लूं? ले लूं। या तो मैं बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लूं? ले लूं। जैसे कि तुमने एक्सपेरिमेंट एक पढ़ा होगा, ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि एक सिल्क के रॉड को या ये ग्लास के रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास का रॉड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक ना? या एक बार बुक में देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। वहां से कहने का क्या मतलब है? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ना निकल करके किस पे चले जाएंगे? दूसरी वाली बॉडी पे। किस पे चले जाएंगे? दूसरी वाली बॉडी पे। मतलब ध्यान से देखो, मैं प्रोटॉन, जैसे देखो इसको मुझे पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो मैं दो तरीका, इसको पॉजिटिव बनाने का दो तरीका है मेरा। या तो मैं प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? प्रोटॉन को बढ़ा दूं, या फिर मैं क्या कर दूं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर दूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर दूं, ठीक ना? यानी कि मैं दो चीजें कर सकता हूं, ध्यान से देखना, या तो मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा दूं या प्रोटॉन की संख्या को बढ़ा दूं। ये वाली चीज कभी पॉसिबल नहीं है, नहीं छेड़ सकते हैं हम लोग। बस किसको छेड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। किसको छेड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को छेड़ने का मतलब क्या है? मैं बॉडी से क्या कर दूं? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं। मैं बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं? रिमूव कर दूं। जैसे ही मैं बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, तो एक बार बताओ, इनिशियली क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर थे, ठीक? मैंने क्या करा है? प्रोटॉन को तो छेड़ नहीं सकते, हाँ, लेकिन मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हैं? रिमूव कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? रिमूव कर दिए। रिमूव कर दिए, तो एक बार बताओ, क्या प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई है इलेक्ट्रॉनों से फाइनली? अरे बोलो। और इस वाले केस में क्या हुआ होगा? मैंने बॉडी को इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिया होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं? इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा हूं, तो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं? दे दे रहा हूं, ठीक ना? बाहर से अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो एक बार बताओ, अब इस वाले केस में शुरुआत में क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर थे? अरे बोल, मैंने बॉडी को क्या कर दिया? बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो प्रोटॉन को तो छेड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन दे करके क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी? क्या इलेक्ट्रॉनों को मेजोरिटी में लेते हैं? क्या नेगेटिव चार्ज का वैल्यू मैंने बढ़ा दिया क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पे क्या फोटो बन जाएगा? प्रोटॉन तो उतने पहले जितने थे उतने ही, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो इसीलिए ये बॉडी कैसे हो गई? नेगेटिवली चार्ज। कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सर एक बात बताइए, तब जब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए होंगे क्या? अब प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा भाई? तो प्रोटॉन कैसे पॉजिटिवली चार्ज है? तो प्रोटॉन, जैसे अभी अभी ध्यान से देखो, अभी तुम लोग बोल रहे हो ना कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर कोई बॉडी, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अरे बोल रहे हो ना तुम लोग, प्रोटॉन कैसा है? तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला होगा।
अच्छा पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होने की कंडीशन क्या बता रहे हो तुम लोग? ठीक है, प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, तो प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन निकला होगा? नहीं ना। तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो बात हम लोग बोल रहे हैं ना कि प्रोटॉन को नहीं चढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये सारी चर्चा बस किसके लिए है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए या एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, ठीक ना। फंडामेंटल पार्टिकल के लिए वो नेचर में पहले से है, ठीक ना। जैसे अब ये नहीं बोलोगे कि सर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है यानी प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, अभी ये क्या बेवकूफों वाली बात लग रही है? तो ये जो कथन बोला जा रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नेगेटिवली चार्ज, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि ये पेन हो गया, ठीक ना, ये कैमरा स्टैंड हो गया, ये आपका बैग हो गया, ठीक, वो वहां पे जो रुमाल रखा हुआ है वो हो गया, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्या याद रहेगा? पक्का ना? तो अब से ये दिमाग में प्रश्न नहीं आएगा ना, अच्छा प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है, मास्टर बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैसे है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं? नहीं, ये जो कथन है सारा का सारा कथन बस किसके लिए सत्य है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, इसका कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, बॉडी, हमको बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना है, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में वो पहले का लोगों ने कन्वेंशन अपने मन से दे दिया है तो मैं उसको नेगेटिव ही मान रहा हूं, ठीक ना। लोगों ने प्रोटॉन को पॉजिटिव बोल दिया तो मैं उसको पॉजिटिव मान रहा हूं, ये कथन याद रहेगा ना। फंडामेंटल पार्टिकल के लिए ये सारी बात नहीं करूंगा, बस किसके लिए करूंगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए करूंगा? क्या याद रहेगा? पक्का छाप ले जल्दी से। अभी क्लियर है? जल्दी जल्दी लिखिए, लिखिएगा सभी लोग। यूनिट्स, अब चार्ज के 3 यूनिट्स हम लोग देते हैं, कितने? 3, ठीक ना। पहला हम लोग देते हैं एसआई, क्या देते हैं? एसआई, ठीक ना। और दूसरा जो होता है वो सीजीएस, सीजीएस में हम लोग 2 पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं हम लोग ईएसयू और एक पढ़ते हैं ईएमयू। क्या पढ़ते हैं? ईएमयू। एसआई यूनिट इसका होता है कूलम, क्या होता है? कूलम, ठीक ना। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कूलम का ये वाला सी स्मॉल होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। ये लास्ट ईयर यूनिट डायमेंशन में मैंने बताया भी था कि जब साइंटिस्ट वगैरह का नाम हो तो सिंबल तो कैपिटल एन लिखूंगा, लेकिन यूनिट में अगर लिखना रहेगा तो स्मॉल में ही लिखूंगा, ठीक ना। जैसे कि जूल, तो ये तो कैपिटल जे रहेगा लेकिन यहाँ पे स्मॉल। कूलम का सी कैपिटल रहेगा लेकिन यहाँ पे स्मॉल रहेगा। क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। ये बातें याद रखिएगा, ठीक ना। चल ये सब तो बेकार की बातें हो गई, अब तुम लोग के लिए बड़े हो गए हो तुम लोग। अब इधर देखिए, तो कूलम हो गया और दूसरा क्या है? ईएसयू और ईएमयू, ईएसयू और ईएमयू। अब ध्यान से देखना, जो ईएसयू है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब बोलचाल की भाषा में ईएसयू ईएमयू को लोगों ने एक और नाम दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कूलम, ठीक ना। अब स्टैट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम तो हो गया, एक यूनिट और देते हैं। याद करो, तुम लोग पढ़े होगे, कक्षा 10वीं में पढ़ाया गया होगा, I बराबर Q बाई T एक फॉर्मूला होता था, याद आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, तब तक अभी तक चल रहा है, उसको अभी मॉडिफाई करेंगे हम लोग थोड़े दिन में। तो Q बराबर क्या लिखूंगा? I इंटू टी। आई का वैल्यू, आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। टी का क्या होता है? सेकंड। तो Q का एक और यूनिट हो सकता है एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ये भी एसआई में ही जोड़िएगा, किसमें? एसआई में, ठीक ना। लेकिन याद रखना, ये फॉर्मूला जो लिखते हैं ना हम लोग, ये Q बराबर आई टी लिख दे रहा हूं या I बराबर Q बाई टी लिख दे रहा हूं, ये वैलिड है, या ये जो फॉर्मूला है वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट करंट। किसके लिए वैलिड है? कांस्टेंट करंट के लिए, ठीक ना। जैसे मान ले कुछ ऐसा बोल दे कि I बराबर 5 एम्पियर, I बराबर 2.3 एम्पियर, I बराबर 10 एम्पियर, ठीक ना। कांस्टेंट करंट के लिए, किसके लिए? कांस्टेंट करंट। ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है? कांस्टेंट करंट के लिए। अगर मान ले I का वैल्यू कुछ ऐसा दे दे 2t का स्क्वायर प्लस 3t, तब ये फॉर्मूला काम का नहीं। जैसे मान ले यहाँ पे I बराबर मैंने बोल दिया 5 एम्पियर है और स्टार्टिंग के 3 सेकंड के लिए, स्टार्टिंग के 3 सेकंड के लिए चार्ज बताइए, चार्ज का फ्लो बताइए, तो क्या करोगे? सीधा सीधा 5 गुणे
3 कर दोगे। क्या कर दोगे? 5 गुणे 3। अब मान लो मैंने करंट ऐसा दे दिया, सॉरी ऐसा दे दिया, तब ये फॉर्मूला काम का नहीं है, ठीक ना। तब क्या फॉर्मूला लगेगा? तो याद रखना फॉर वेरिएबल करंट, वेल वहां पे बताऊंगा तुम लोगों को, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां बताऊंगा। फॉर वेरिएबल करंट यही फॉर्मूला किसमें बदल जाएगा? इंटीग्रल डी क्यू बराबर इंटीग्रल आई डी टी। कहां से कहां तक? T1 से T2 तक, T1 से T2 तक, और इधर का 0 से Q तक। तो ये कितना हो जाएगा? Q बराबर इंटीग्रल T1 से T2 आई डी टी, T1 से T2 आई डी टी। अब ये तो इंटीग्रेट करके कर लेंगे ना, यहाँ की आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट्स लगा दीजिए। और अगर यहाँ बोला रहता कि इनिशियल 10 सेकंड के लिए, स्टार्टिंग के 5 सेकंड के लिए, तो 0 से 5, 0 से 5, 3 बोले रहते तो 0 से 3। तो याद रखिएगा, ये आज यहीं पे क्लियर कर लीजिए, ये फॉर्मूला क्लियर रहेगा ना तुम लोगों को। अरे बोलो। अब प्रश्न बनता है ना यहाँ पे कि सर जैसे मान लीजिए आप 3-3 यूनिट बता दिए, ठीक ना। तो जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो सर इसमें से कौन सा वाला बड़ा? जैसे किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है? 1 किलोमीटर की 1 मीटर की 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बड़ा है ना। तो प्रश्न यहाँ पे भी बनता है कि सर इसमें से कौन सा वाला बड़ा है, ठीक ना। कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है? जैसे ऐसा बन सकता है ना भाई, स्टैट कूलम सबसे बड़ा है कि कूलम सबसे बड़ा है कि एब्सोल्यूट कूलम सबसे बड़ा है? अरे बनेगा ना क्वेश्चन। तो अब वो कैसे पता करें? तो याद रखिएगा इन सबकी वैल्यूज होती हैं, ठीक ना। जैसे एब्सोल्यूट कूलम का होता है 1/10, जैसे ऐसे हो जाएगा, 1 कूलम बराबर हो जाएगा 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। और ऐसे ही स्टैट कूलम का तुम लोग का होता है ना 3 × 10⁹ कितना होता है? 3 इंटू, इसको कैसे लिखे यार, ये तो मान लीजिए एक रिलेशन हो गया, और 1 कूलम बराबर हो जाएगा 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, 9 स्टैट कूलम। अब एक बात बताओ, अपने मन से बताओ, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा एब्सोल्यूट कूलम है। क्या 10 कूलम बराबर 1 एब्सोल्यूट कूलम हो रहा है? जब 10 अंडरटेकर मिल रहे हैं तो एक खली बन रहा है, तो कौन मजबूत है, खली की अंडरटेकर? खली मजबूत है ना भाई, ध्यान से देखो। जब 10 अंडरटेकर मिल रहे हैं तो एक खली बन रहा है, तो कौन मजबूत है? एक खली भारी है ना भाई। और यहां पे देखो, ध्यान से देखो, एक अंडरटेकर बनने के लिए इतने ढेर सारे जॉन सीना लग रहे हैं, इमेजिन कर। तो कौन मजबूत है, अंडरटेकर की जॉन सीना? अंडरटेकर मजबूत हुआ ना भाई, और अंडरटेकर से मजबूत कली था। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा? क्या एब्सोल्यूट कूलम सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी, फिर उसके बाद कूलम, और फिर उसके बाद स्टैट कूलम, फिर उसके बाद स्टैट कूलम। बोलो क्या यहां तक का फंडा क्लियर रहेगा? कोई कठिनाई? लिखना है तो लिख, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। कौन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो वो वाला बेसिक तो सभी को याद होगा, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये नहीं लिखवा रहा हूँ, ये अब इसमें पूछना मत कि क्यों होता है, ये है अब नेचर में है ऐसा, ठीक ना। तो अभी उसके बारे में हमको चर्चा नहीं करनी है, बड़े लेवल पे कभी स्कॉलर बनना तब तुम लोग करना खोजना, अभी हमसे मत पूछना। तो इसलिए मैं उसको बता भी नहीं रहा हूँ, लेकिन याद रखना है, ठीक ना। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक। अगली जो प्रॉपर्टी आती है ना, वो आता है कि चार्ज कैन नॉट exist without mass, but mass can exist without charge, mass can exist without charge। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? लिख रहे हो कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है? एक बात बताओ कि क्या ये पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी हुई है? क्या हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है? तो क्या मास होगा? अरे बोलो, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मास ही नहीं है, यानी मैटर ही नहीं है, अगर मैटर नहीं है तो चार्ज होगा? बोलो, पॉसिबिलिटी है क्या? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट। इधर देखो, ध्यान से देखो, क्या बता रहे थे? हाँ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बस मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक बात बताओ, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं? ऐसा पॉसिबल है क्या कि मास 0 हो लेकिन चार्ज नॉन 0 हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक ना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मास 0 हो और चार्ज भी 0 हो? ये वाली लाइन यही कह रहा है कि अगर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, पॉसिबल है ये,
अच्छा, क्या ये पॉसिबल है क्या, ये जो बोल रहा है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब चार्ज जीरो हो, चार्ज क्या हो, जीरो हो, लेकिन मास जीरो ना हो? अरे पॉसिबल है, एग्जांपल बताइए। मास जीरो है लेकिन चार्ज, सॉरी मास नॉन जीरो है लेकिन चार्ज जीरो, न्यूट्रॉन। क्या उसके पास मास होता है? होता है भाई, लेकिन चार्ज होता है क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अच्छा, ऐसा कंडीशन जहां पे मास भी नॉन जीरो हो और चार्ज भी क्या हो, नॉन जीरो हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है? अरे होता है ना भाई, 9.1 इंटू 10⁻³ कुछ ऐसा पड़ा है कहीं, ठीक ना। चलो, तो उसके पास चार्ज भी होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19, तो उसके पास मास भी है और उसके पास चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बोलो क्या बातें क्लियर हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई, पक्का, श्योर। आइए अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी कहता है चार्जेस आर इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग, चार्जेस आर इनवेरिएंट। मैं बार बार बोलता हूं तुम लोगों से, कहीं पे भी शब्द आ जाए इनवेरिएंट, क्या आ जाए, इनवेरिएंट, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे, वेलोसिटी की, ठीक ना। तुम लोग अगर रिलेटिविटी पढ़ लिए रहते ना तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, कहीं पे भी शब्द क्या है, इनवेरिएंट, ठीक ना, तो हमारे दिमाग में आएगा वो वेलोसिटी से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई क्वांटिटीज ऐसी है ना, कई ढेर सारी चीजें ऐसी है ना जो वेलोसिटी बदलने पे बदल जाती हैं, जैसे कि मास। याद आ रहा है लास्ट ईयर मैंने बताया था कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को मोटी बोलना है तो मोटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कि बिजली की तरह तेज हो गई हो। क्यों बोले थे, तो एक बात बता, अभी इसको समझ लेते हैं कि ये चार्ज क्या बोलना चाह रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है। हमने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट ईयर, m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। याद करो, बोले थे इसको लॉरेंज फैक्टर बोलते हैं, तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ याद आ रहा है, अरे बोलो, ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1 अपॉन उसको बोलते हैं, तो ये वाला जो टर्म था इसको लॉरेंज फैक्टर बोलते थे हम लोग। अब इधर देखना, क्या यहाँ पे जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाऊं, किधर की तरफ अप्रोच करूं, स्पीड ऑफ लाइट की तरफ, किधर की तरफ अप्रोच करूं, स्पीड ऑफ लाइट की तरफ, तो मेरा मास भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मास भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अगर मेरा मास बढ़ रहा है, मतलब जो मेरा मास बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है, क्या वेलोसिटी बढ़ाने के कारण। इसीलिए मैंने वो वाली लाइन बोला था कि अगर गर्लफ्रेंड को मोटी बोलना है तो मोटी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, बिजली की तरह तेज हो रही हो, ठीक ना। तो इसको रेस्ट मास बोलते, इसको क्या बोलते थे अपन, रेस्ट मास बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, रिलेटिविस्टिक मास। क्या बोलते थे, यानी वेलोसिटी बदलने पे क्या मास बदल रहा था। अरे बोल, ऐसी हम लोग एक वो वाली चर्चा किए थे कि मान लो दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक को धरती पे रखे और एक को स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दिए यूनिवर्स में, ठीक ना, जा रहा है कहीं। धरती के 50 साल बीतने के बाद जब वो फेंका हुआ जब वापस आएगा तो धरती वाला तो 50 साल का हो गया रहेगा, लेकिन वो 25 साल का ही रहेगा, उतना ही छोटा नहीं रहेगा भाई, समझ तो उसके लिए समय क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको मैंने याद कर बताया था, ट्विन पैराडॉक्स के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं, टाइम स्लो हो जाता है, टाइम धीमे पीछे चला जाता है, टाइम डायलेशन में भी पढ़ेंगे हम लोग, ये आगे जब हायर लेवल पर पढ़ोगे तो पढ़ाया जाएगा। चलो तो बताओ, चार्जेस आर इनवेरिएंट, यानी वेलोसिटी से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। यानी देखो, क्या ये वेलोसिटी बदलने पे बदल जा रहा है, क्या बदल जा रहा है ना, क्या वो जो टाइम है क्या वेलोसिटी बदलने पे बदल जा रहा है, ठीक ना। याद करें, मैंने बोला था लंबाई भी छोटी हो जाती है, ठीक ना, वेलोसिटी बदलने पे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, बहुत हाई स्पीड से। सारा का सारा चर्चा कहां पे चल रहा है, वेलोसिटी, और वो भी कब, स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच करें, किसकी तरफ अप्रोच करें, लगभग लगभग उसके बराबर हो जाए तब। लेकिन चार्ज, अगर मैंने आज बोल दिया कि माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंके या कितने से भी फेंके, ये हमेशा कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। यानी ये वेलोसिटी से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट, वेलोसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देखिएगा, इसको मिटा देता हूं। हम लोग लिखेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के पावर 0, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के पावर 0। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्या किसी की पावर 0 1 होता है, क्या वो कांस्टेंट होता है, अरे बोल, ये कभी बदलेगा क्या, V की कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, Q की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या फंडा क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिए आइए तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी थी हम लोगों की, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन
नेचर। इसका कहने का क्या मतलब है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, इसका कहने का क्या मतलब है, इसको हम लोग ना सिंपल स्केलर सम की तरह जोड़ सकते हैं, ठीक ना, या एल्जेब्रिक सम भी बोल सकते हो। जैसे सिंपल एडिशन जो करते हो ना तुम लोग, वैसे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो ना कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक, इसके ऊपर +5 कूलम का चार्ज है। कितने का चार्ज है? +5 कूलम का चार्ज है। और इसको मैंने कहीं बाहर से ना माइनस का 1 कूलम दे दिया। क्या दे दिया? माइनस का 1 कूलम दे दिया, ठीक। या फिर मैंने इसके अंदर से प्लस का 1 कूलम निकाल दिया। क्या कर दिया? प्लस का 1 कूलम निकाल दिया। और फिर मैंने इसको वापस से एक बारी क्या कर दिया? प्लस का 2 कूलम दे दिया। प्लस का 2 कूलम दे दिया। तो हम लोग ना इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा ना, वो सिंपल सिंपल एल्जेब्रिक सम के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे? एल्जेब्रिक सम के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इसको ऐसे भी देख सकते हो तुम लोग। मान लो कि कोई एक बॉडी थी, ठीक ना, उसके ऊपर पहले से प्लस कूलम का चार्ज था, फिर मैंने उसको -3 कूलम दिया, फिर उसको प्लस का 2 कूलम दिया, फिर उसके अंदर से 1 कूलम -1 कूलम दिया, फिर उसको 10 कूलम दे रहे हैं प्लस का। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा, इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा। क्या होगा? वो एल्जेब्रिक सम होगा। कैसे? या फिर जैसे जैसे स्केलर्स को ऐड करते हो ना, वैसे कर दोगे साइन के साथ। तो बताओ कितना हो जाएगा इसके ऊपर? प्लस का 5 धन प्लस का 2 धन प्लस का 10 माइनस का 3 माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा टोटल? 10 2 12 5 17। यहाँ माइनस लगेगा क्या? कितना हो जाएगा? 17। 17 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 13। प्लस का 13 प्लस का 13। एडिटिव होने का मतलब समझ में आ रहा है? अरे बोल। हाँ, तो अच्छा 13 ही लिखे हैं भाई। अच्छा सॉरी, ठीक ना, ये तो बीटा हो गया यार। अबे ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ वाले में देखना ना, ध्यान से देखो। क्या यहाँ पे दे रहे हो तो ऐड करके लिखूंगा, और यहां से क्या निकाल रहे हो तो माइनस करके लिखूंगा। वैसे वाला तो समझ में आ रहा है। इस वाले पे देखो, इसको कैसे लिखूंगा? प्लस का 5 प्लस माइनस का 1 प्लस दे रहा हो ना 2, और ये क्या निकाल दे रहा हो? अरे बोलो, तो ये क्या माइनस होगा कि प्लस होगा? ये माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। माइनस का +1, तो ये यहां पे कितना हो जाएगा? 5 2 7, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 ही हो जाएगा। क्या है? 5 हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का? श्योर? इसमें कोई कठिनाई? वो वाला तो समझ में आ रहा है सबको ऐड, ये वाला समझ में आया कि नहीं? अगर दे रहे हो तो ऐड करोगे, निकाल दे रहा हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? एडिटिव का मतलब क्लियर हुआ। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर फंडा क्लियर है। चलिए आइए अगले पे बढ़ते हैं। मास वाला हो गया। अच्छा हाँ, इधर देखिए एक और मास के रिगार्डिंग ही एक चर्चा और करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिए सभी लोग, इधर देखिए। मास के रिगार्डिंग ही एक चर्चा और करते हैं, ठीक ना। एक बात बताओ, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक ना, और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, जैसे मान लो कोई एक बॉडी थी, ठीक ना, ए, इनिशियली न्यूट्रल था। ये इनिशियली क्या था? न्यूट्रल। एक बारी मैंने इसको क्या कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। और अगली बारी मैंने इसको क्या कर दिया है? फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, सेकंड टाइम मैंने इसको क्या कर दिया है? भाई सही आइडेंटिकल ही है, ठीक ना। सेम आइडेंटिकल। अरे कॉपी करना था ना यार, इसको गड़बड़ हो गया। तो ड्रैग क्लोनिंग। आइए ध्यान, अब की बारी उसी सेम बॉडी को मैंने क्या कर दिया है? नेगेटिवली चार्ज कर दिया। बताइए मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मास में ऊपर वाला मास ज्यादा रहेगा, ऊपर वाले का मास ज्यादा हो जाएगा। वो ऊपर वाले का मास कम हो जाएगा और नीचे वाले का मास क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली है, वो तो लॉस करेगा। बहुत बढ़िया, तो ये गेन करेगा। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है? पहले की तुलना में क्या इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए? हल्का हुआ होगा कि भारी? हल्का हुआ ना। और ये बाहर से दे दिए हो ना, तो ये क्या हुआ होगा? तो क्या लिखोगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज आर लाइटर कंपेयर टू द नेगेटिवली चार्ज। लेकिन आइडेंटिकल बॉडीज के लिए बता रहे हैं, किसके लिए? या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अगर मैं किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करूंगा तो उसका मास क्या करेगा? पॉजिटिवली चार्ज रिड्यूस करेगा। और अगर मैं उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करूंगा तो उसका मास। क्लियर है ना? ये पक्का ना? चलिए आइए अगले पे बढ़ते हैं, 5वीं प्रॉपर्टी पे।
पांचवी प्रॉपर्टी क्या है भैया? पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग का कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर इसका क्या मतलब हुआ? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब हुआ? चार्जेस क्वांटाइज होने का मतलब होता है ना, क्वांटाइजेशन की बात कभी भी आए, किसकी बात? क्वांटाइजेशन की बात कभी भी आए तो तुरंत हमारे दिमाग में एक शब्द आता है डिस्क्रीट। स्पेलिंग देख लेना जरा तुम लोग, एक ना, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है ना पार्ट पार्ट में, किसमें? पार्ट पार्ट में, टुकड़ों में, किसमें? टुकड़ों में। जैसे धरती पे दो तरीके की बॉडीज की स्टडी करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, ठीक ना। जब भी क्वांटाइजेशन की बात आए, क्वांटाइज शब्द कहीं पे भी लगे, ठीक ना, तो ये क्वांटाइज शब्द मिलकर के क्वांटा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? क्वांटा से मिलकर के बना हुआ है। आइए अभी पहले समझ लेते हैं सारी बातों को। तो डिस्क्रीट का मतलब मैंने क्या बोला? टुकड़े टुकड़े में हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूं हर बारी कि मान लो तुमको गमले में पानी डालना है, क्या करना है? गमले में पानी डालना है, और मैंने तुमको दो व्यवस्था दी। मैंने दिया गमले में पानी मग्गा से भी डाल सकते हो, और उतना ही जितना पानी मग्गा में है ना, उतना ही पानी मैंने छोटे 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 10-15 बलून्स में, 15 बलून्स में भर दिया है, छोटे छोटे 15 बलून्स में भर दिया है, ठीक ना। तो एक बार बताओ, जब मग्गे से पानी डालोगे तो कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा पानी का कि टुकड़े टुकड़े में रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा ना। और अगर उतना ही पानी मैं गमला में मारते जाऊं बलून से, तो क्या डिस्क्रीट फॉर्म में दे रहा हूं? डिस्क्रीट का मतलब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में अंतर समझ में आ रहा है? पक्का ना? अब ध्यान से देख, जो सबसे जो क्या बताए थे, बलून का जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा लिया था ना तुमने, वो जो पार्ट 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 में पानी को बदल दिया था, वो सबसे छोटे वाले पैकेट को ना, या जो सारे पैकेट आइडेंटिकल है, ठीक ना, तो वो जो एक पैकेट था ना, वही एक पैकेट को, उस एक पैकेट को क्या बोलते हैं अपन? क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का ना? जैसे अभी जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना तो एनर्जी पैकेट्स के रूप में पढ़ेंगे, आज अभी ऐसे बस बता दे रहा हूं, ठीक ना। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डाउट नहीं है ना? पक्का ना? तो अब यहाँ पे यार ये डिस्क्रीट बोल दिया, क्वांटाइज्ड बोल दिया, तो चार्ज में कैसा ये क्वांटाइजेशन, इसका कहने का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, क्वांटाइजेशन के लिए ना हमेशा दो कंडीशन चेक की जाती है। कौन कौन सी कंडीशन? दो कंडीशन। और वो कंडीशन क्या क्या कहती है? पहला ये बोलता है देयर शुड बी अ मिनिमम वैल्यू। क्या होना चाहिए? एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या था? एक बलून। क्या था? एक बलून, ठीक ना। और दूसरा बोलता है वो जो मिनिमम वैल्यू है ना, दैट मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। अब ध्यान से देखना, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लासरूम वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैन सर बताते रहे। इसको समझिए, ध्यान से देखिए कैसे समझे। जैसे मान लेना मैं इस क्लासरूम को क्लासरूम कब बोलूंगा? जब मिनिमम एक बच्चा हो। मिनिमम क्या हो? और एक बच्चा भी रहेगा तो क्या मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने आज क्लासरूम पढ़ाई, मतलब आज क्लासरूम कंडक्ट हुआ है, ठीक ना। और दूसरा मैंने क्या बोला? देयर मस्ट बी द इंटीजर, मतलब उस क्या होना चाहिए? उस मिनिमम वैल्यू का क्या होना चाहिए? इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। यानी मैं मिनिमम कितने को पढ़ा सकता हूं? एक बच्चे को। किसको पढ़ा सकता हूं? एक। और उसके बाद जो अगर मुझे क्लासरूम को और पढ़ाना होगा, ठीक ना, तो क्या मैं एक के बाद दो को पढ़ा सकता हूं, दो के बाद तीन को, तीन, चार, 5, 10, 15, 16, 17, क्या मैं ऐसे पढ़ा सकता हूं? 20, 25, 100 ऐसे पढ़ा सकता हूं। लेकिन कभी मैं 1.5 बच्चा पढ़ा सकता हूं क्या? अगर आप बौने को आधा नहीं कंसिडर करते हैं तो क्या मैं हमेशा या तो एक पढ़ाऊंगा, दो पढ़ाऊंगा, क्या हमेशा इंटीजर के फॉर्म में पढ़ाऊंगा? अरे बोलो, अगर एक क्लास में मान लो तुम लोग बैठे हुए और एक बौना आके बैठ गया तो मैं उसको आधा नहीं मानूंगा ना भाई। ये नहीं बोलूंगा कि 12.5 बच्चा पढ़ा रहा हूं। कभी ऐसा पढ़ा पाऊंगा क्या? कभी मैं बोलूंगा क्या कि आज 3.5 बच्चों को पढ़ाए हैं? पॉसिबल है? नहीं। मैं कितने को पढ़ा सकता हूँ? 2, 4, 10, 3, 6, 5। क्या मैं इंटीजर के फॉर्म में पढ़ाऊंगा? ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे बहुत मजेदार बात निकल के आती है। चार्जेस आर क्वांटाइज, तो हम लोग, ये तो क्लासरूम की चर्चा हो गई। क्लासरूम में क्वांटाइजेशन समझ में आ गया। मिनिमम वैल्यू एक बच्चा, ठीक। और उसके बाद क्या होना चाहिए? इंटीजर मल्टीपल। मैं हमेशा एक के बाद दो को पढ़ाऊंगा, दो के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक ना। लेकिन मैं कभी भी दशमलव में या फ्रैक्शन में कभी मैं 3/5 बच्चा पढ़ा पाऊंगा? कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो देयर शुड बी अ मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? चार्ज के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो वो मिनिमम वैल्यू जो है वो है इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसका चार्ज? जब तक 12वीं में हो तब तक तुम्हारे लिए दुनिया पे सबसे छोटा चार्ज जो वो है, वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, ठीक ना। और उसका क्या होना चाहिए? इंटीजर मल्टीपल। क्या होना चाहिए? इंटीजर मल्टीपल। यानी यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर इंटीजर मल्टीपल किसका? इस मिनिमम वैल्यू का, Ne। Q बराबर Ne प्लस माइनस में। क्या बातें क्लियर है? अरे बोल। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम करेगा।
क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी। इसके मदद से हम लोग ये पता कर पाते हैं ना कि कहीं कुछ रैंडम कोई भी चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मान लेना, मतलब पहले ये बताओ, ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, चार्ज का ये वाले प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए, ठीक ना। एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, वो मिनिमम वैल्यू हमारे लिए चार्ज के केस में क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी का क्या होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल, क्या यानी एन की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, डॉट 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 डॉट, लेकिन कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक ना। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि तुम लोगों के लिए क्यों बोल रहा हूं, जब थोड़ा बड़े हो जाओगे ना तुम लोग, तो क्वार्क पार्टिकल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, 6 प्रकार के पढ़ोगे, अप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, अप डाउन, बॉटम टॉप, चार्म और ब्यूटी, ठीक ना। ये सारे पार्टिकल्स के नाम है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोल रहा हूं ना, वैसे ये भी पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से एक चैप्टर पढ़ोगे वहां पे। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही ना तुमने आज तक सुना है, ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना। हेड्रॉन्स, मेसॉन्स, बैरियॉन्स, काउऑन, लेप्टॉन, बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक ना। बहुत बड़ा सा उसका एक टेबल बनता है, ठीक। तो उसी में से ना हम लोग इन 3 को निकाल के अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उन्हीं में ना आगे जा करके पढ़ोगे ना, तो जेलमान एंड निशिमा साइंटिस्ट हुए लोग, उन्होंने क्वार्क पार्टिकल खोजा है। क्या खोजा है, क्वार्क पार्टिकल खोजा है, ठीक ना। अब ये क्वार्क पार्टिकल क्या है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं। जैसे अभी तक तुम्हारे लिए सबसे छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हायर लेवल पे जाओगे ना, तब तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हो जाएंगे, ठीक ना। कैसे छोटे हो जाएंगे, ध्यान से देख। जैसे ना अप क्वार्क का जो चार्ज होता है ना, वो होता है प्लस में 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाउन क्वार्क का होता है माइनस में 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार बताओ, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन अकेले बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है ना भाई। 1/3 इलेक्ट्रॉन बड़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स हैं हम लोगों के पास। लेकिन 12वीं तक आपके लिए इलेक्ट्रॉन इज द सबसे छोटा चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज द, पक्का ना, श्योर ना। जैसे चल रहने दे, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाने को कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये पढ़े तो इससे मिलेगा क्या सर, ये पढ़ तो लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वांटाइजेशन से एक फार्मूला निकल के आ गया, क्यू बराबर एन ई का, किसका, क्यू बराबर एन ई का। तो ये देगा क्या हमको, इससे मिलेगा क्या, कोई है क्या, चलो इधर देखो, इससे बेनिफिट क्या होता है। अरे हटो भाई, इधर देख। जैसे मान लेना मैंने बोल दिया कि कहीं पे एक चार्ज Q1 है 3.6, या सुनो तो नहीं 32 ही कर दो, 3.2 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। मैंने बोल दिया Q2 है 10⁻⁻18 कूलम। मैंने बोल दिया Q3 है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताइए, ये सारे के सारे चार्जेस एक्सेप्टेबल हैं क्या, हाँ देखने में लग रहा है ना कि हैं भाई, लिख तो दिए, क्यों नहीं हो सकता है। एक मैंने लिख दिया Q4 बराबर 4 कूलम, क्या लिख दिया, 4 कूलम, ये एक्सेप्टेबल है। या फिर मान ले मैंने लिख दिया Q4 बराबर 48 कूलम, कितना लिख दिया, क्या ये सारे के सारे एक्सेप्टेबल लग रहे हैं, देखने में तो लग रहा है भाई, क्या इतना चार्ज तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता है। चेक करेंगे हम लोग, कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। अब तुम्हारे जीवन में n का बहुत महत्व बढ़ गया है। अब पहले n निकालेंगे, अगर n की वैल्यू इंटीजर आई तो वो चार्ज एक्सेप्टेबल है, नहीं आई तो, जैसे ध्यान से देखो, n बराबर, अगर q बराबर n है तो n बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन e, q दे दिया है, ध्यान से देखना। मैं n1 निकाल रहा हूं, n1 की वैल्यू कितनी आई, 3.2 इंटू 10⁻⁻21। e की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कभी भी नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है तो पावर का साइन बदल जाता है, 16 दूनी 32। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻⁻2। अरे होगा क्या, ये डेसिमल में आ गया है, एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो चेक करेंगे हम लोग इस वाले के, देखिए इसको, n2 कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, तो 4 गुणे पावर 19 ऊपर जाएगा तो क्या 10 के पावर 1 बचेगा, करके दिखाऊं, क्या ये 40 आ रहा है, 40 इंटीजर है कि नहीं है, है, यानी ये वाला एक्सेप्टेबल है, ये वाला एक्सेप्टेबल। आइए इसकी चर्चा करते हैं, n3 ये कितना हो जाएगा, 16 16 32 16 48, नीचे से पावर ऊपर जाएगा, क्या 10 के पावर -19, 10 के पावर +19,
बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो क्या ये 10 के पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो क्या सीधा सीधा 3 कूलम आ रहा है, सॉरी सॉरी कूलम नहीं आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी आ रही है 3। एक्सेप्टेबल है कि नहीं है ये वाला बताइए। N4 क्या 16 चौके 64, सॉरी 16 48 और 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19। बताओ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है ना भाई एक्सेप्टेबल। लगाते रहिए नो जीरो, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है ना यहाँ तक का फंडा, ठीक ना। तो आपको चेक कर, अब अपने मन से नहीं लगा दूंगा, ठीक ना। अच्छा कूलम लिखा हुआ है तो एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है भाई। चेक करेंगे पहले, एन की वैल्यू निकालूंगा, एन की वैल्यू निकालूंगा। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर है। अब ना एक बात याद रखना, अब से ना चार्ज को मेजर करने के अब तुम्हारे पास दो तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए, दो तरीके। कौन कौन से दो तरीके हो गए, इधर देखिए। मैं चार्ज को ना अब से कूलम में तो नाप ही रहा था, ठीक ना। साथ ही साथ अब मैं एनई के रूप में भी नाप सकता हूं। किसके रूप में नाप सकता हूं, एनई के रूप में। जैसे मान लो अभी मैंने ऊपर लिखा था ना, तो तुमने चेक किया एन की वैल्यू जहां वो इंटीजर आ रही है वो सारे एक्सेप्टेबल है, जहां डेसिमल या फ्रैक्शन में आ रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे ही अब कूलम वाला तो चेक कर लोगे। मैं ऐसा भी दे सकता हूं, मान लो मैंने बोल दिया Q1 बराबर 5.8 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, डेसिमल में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक ना। मैंने बोल दिया Q2 बराबर 0.02 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। क्या निकालना पड़ेगा भाई, 2 को 0 हट जाएगा, 2000 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक ना। ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन ये वाला एक्सेप्टेबल है। मान लिया मैंने ऐसे बोल दिया Q3 बराबर 7/3 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। क्या 7/3 इंटीजर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एक ना इंटीजर नहीं है। मान लिया मैंने बोला Q4 बराबर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है पक्का ना। 12×8 = 96। अरे बोलो, तो 8 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है क्या, इंटीजर है ना भाई। तो ये सारे के सारे तो ऐसे भी देगा, ठीक ना। जरूरी नहीं कि हर बार कूलम में, क्या ऐसे दे देगा तो भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपसे चार्ज को नापने के कुल कितने तरीके हो गए आपके, दो तरीका। या तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो इन टर्म्स ऑफ कूलम दे सकते हैं। क्या बातें क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिए आइए, उसके बाद एक टर्म होता है चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब होता है, चौथी प्रॉपर्टी है जी। चलो 55वें जोड़ना, चलो चार्जेस आर कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब होता है। तो जहां पे भी शब्द लगे ना कंजर्व, वहां पे कोई ना कोई चीज कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, वो बदलती नहीं है, ठीक ना। तो चार्जेस आर कंजर्व्ड है, इसका कहने का क्या मतलब है, चार्जेस को ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है। बोल सकते हैं ना भाई, लेकिन ये कथन असत्य है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये कंजर्व्ड वाली प्रॉपर्टी कब तक सही है, वैलिड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, नॉट फॉर इंडिविजुअल चार्ज, नॉट फॉर इंडिविजुअल चार्ज। मैं इंडिविजुअल चार्ज बना भी सकता हूं और बिगाड़ मतलब डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूं। आगे चलोगे ना मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, पेयर प्रोडक्शन पेयर एनाइलेशन के नाम पे पढ़ेगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ये सारा किसके लिए पढ़े, चार्जेस कंजर्व है, किसके लिए कंजर्व है, सिस्टम के लिए। किसके लिए कंजर्व है, सिस्टम के लिए, ठीक ना। एक अकेला चार्ज बनाया भी जा सकता है, और जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने लिखा NaCl, क्या लिखा, शुरुआत में कोई चार्ज है नहीं, चलो क्या Na+Cl- के फॉर्म में लिखते हो, बाद में कोई चार्ज है नहीं है भाई। क्या एक ही पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, दिखाई पड़ा। तो पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी क्या है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं कंजर्व है, चार्ज क्या है कंजर्व। लेकिन देखो किसके लिए, सिस्टम के लिए। किसके लिए, मैं एक अकेला चार्ज बना सकता हूं, एकदम बना सकता हूं, ठीक ना। आगे पढ़ोगे पेयर प्रोडक्शन, अब चूंकि तुम लोग एकदम नहीं सुना होगा तो इसलिए बता नहीं रहा हूं, आगे पढ़ेगा जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेगा तो वहां पे मैं याद दिलाऊंगा तुम लोग, क्योंकि मैंने ये बात वहां पे बोली थी, ठीक ना। तो लेकिन मान लेना कि यहां पे है ना, मान लो 8 कूलम, 5 कूलम माइनस का 3 कूलम, ठीक। कुल कितना होगा यहाँ पे, 8 5 13, 13 में से 3 जाए 10, ठीक ना। 2 कूलम 12 कूलम माइनस का 2 कूलम, माइनस का कितना कर दूं, 4 कर दे। बताओ पहले भी कितना था, बाद में भी कितना है, सिस्टम का चार्ज अभी भी क्या है
सेम है, लेकिन क्या मैं अंदर अंदर के चार्जेस को बदल सकता हूं? तो कंजर्वेशन में ये बात याद रखिएगा, ठीक ना, कि सिस्टम का चार्ज क्या हो रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। हाँ, लेकिन मैं अंदर अंदर के चार्जेस को घटा या बढ़ा सकता हूं, वो हमारे कंट्रोल में हमेशा रहेगा, ठीक ना। इसका मतलब कंजर्वेशन का मतलब क्लियर हो रहा है ना। लेकिन मैं अकेले चार्ज के लिए ये कथन नहीं बोलूंगा कि पक्का क्लियर है 100% ना। चलिए आगे चलो ध्यान से देखो कैसे है ये वाला। तो अगर मैं चार्ज किसको दे दूं, कंडक्टर को या मेटल को, तो कहां भाग जाता है, सरफेस पे। कहां भाग जाएगा, सरफेस पे। ध्यान से देखना, जैसे मान ले मैंने इस बॉडी को ना, कोई एक मेटल था, क्या था, कोई एक मेटल था, इसको मैंने बाहर से पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज दिया, तो सारा का सारा चार्ज कहां भाग जाएगा, मेटल पे। अगर यही मेटल नहीं रहता ना, अगर नॉन मेटल रहता, क्या रहता, नॉन मेटल रहता, तो यही सारे के सारे चार्जेस ना बॉडी के अंदर चले जाते। कहां चले जाते, विद इन द बॉडी। कहां चला जाता, विद इन द बॉडी, ठीक ना। यहां पे एट द सरफेस, मेटल के केस में कहां जाएगा, एट द सरफेस, और नॉन मेटल के केस में कहां पे जाएगा, विद इन द बॉडी। कहां जाएगा, विद इन द बॉडी, ठीक ना। क्यों होता है ऐसा, ठीक, तो टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिनिमाइज करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है ना, ठीक ना, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस होती है। क्या होती है, रिड्यूस होती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी और दूरियों का कुछ रिलेशन ऐसा चलता है 1/r का। किसका चलता है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होता है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होता है। तो क्यों भाई, पोटेंशियल एनर्जी घटा देने से क्या हो जाएगा, ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक ना। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो ना कि ये सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल करके क्या कर देते हैं, दूर दूर भगाते हैं, लेकिन बस कंडक्टर में। किसमें, या मेटल्स के केस में। किसके केस में, मेटल्स के केस में। जैसे होता क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कैसे गेन करते, तो याद करो मैंने एग्जांपल लिया था जब वो इलास्टिसिटी पढ़ा रहे थे, तब भी बताए थे कि मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा बच्चा है और एक बूढ़े से दादाजी हैं, ठीक ना। तो अगर मैं छोटे बच्चे को बैठा हूं चेयर पे, तो बैठेगा, अभी चंचल है, चलना सीख चुका है, ठीक ना, 1.5 2 साल 2.5 साल के करीब का बच्चा है, और एक दादाजी है 96 97 साल का, ठीक ना। अगर मैं छोटे बच्चे को बैठाऊं तो बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा, उसका पोटेंशियल क्या है, हाई है, तो उसके पास स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगा। और दादाजी के पास स्टेबिलिटी ज्यादा है, उनका पोटेंशियल क्या हो गया है, कम। जैसे मान लो मैं बोलूं कि तुम्हारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है काम करने का, तो तुम स्टेबल रहोगे, खूब ज्यादा काम करोगे। या मैं बोलूं कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है आईआईटी क्रैक कर लेने का, तो किस बच्चे को मैं बोलूंगा भाई, जो बच्चा दिन भर सो रहा है मैं उसको बोलूंगा किसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, नहीं बोलूंगा भाई, वो तो साला पता नहीं क्यों स्टेबल स्टेट में अभी आ गया है। जिस बच्चे को मैं बोलूं, जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, उसी को देख करके ना बोलते हो अरे यार इसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो उससे मिलता क्या है हम लोगों को, जिसके पास पोटेंशियल ज्यादा है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक ना। और जिसके पास पोटेंशियल कम है यानी उसने स्टेबिलिटी अचीव कर लिया। जैसे दादाजी के केस में, क्या वो अपना सारा पोटेंशियल अपने, जब वो यंग थे, क्या वो सारा पोटेंशियल अपने आप को स्टेबल करने में खर्च कर दिए हैं, क्या वो फाइनली स्टेबल भी हो गए हैं, ठीक ना। तो उनकी पोटेंशियल सारी की सारी क्या हो गई है, मिनिमाइज हो गई है, और वो किसमें चले गए हैं, स्टेबल स्टेट में। तो वैसा ही सेम फंडा यहाँ पे भी है, ठीक ना। और इस दुनिया में सब कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी अचीव करना। क्या अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी। तो जब भी मैं किसी मेटल को, किसको, किसी भी मेटल को चार्ज मारूंगा, तो वो सारा का सारा चार्ज कहां भाग जाएगा, सरफेस पे। कहां चला जाता है, सरफेस पे। क्यों सरफेस पर चला जाता है, क्लियर रहेगा, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। क्यों मिनिमाइज करे पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी, पोटेंशियल कम तो स्टेबिलिटी। क्या याद रहेगा, पक्का, श्योर ना। चलिए तब नेक्स्ट हेडिंग मान लीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग कल समय से आइएगा, ठीक ना। हाँ 7 बजे, 7:30 तक, मैक्सिमम 7:30 तक आ जाना, ठीक ना।